Hello, good morning, students. Now, today we will do mutation, next topic of your chapter principle of inheritance and variation. So, in this topic, mutation is basically better the change in the DNA sequence, or you can say the alteration in DNA sequence. So, during the time of inheritance, when traits get passed from get transferred from the parents to the offspring, and during that times there are occurrence of some changes within the DNA sequence. This type of changes are called mutations. So you can say it the alteration of DNA sequences. So due to these alterations there are change in the genotype, and ultimately it affect phenotype of an organisms also. तो बेटा अगर हमारा डीएनए सीक्वेंस चेंज होगा, डीएनए सीक्वेंस से हमारे क्या होंगे, कोडोन्स चेंज, प्रोटीन सिंथेसिस जो होगी वो चेंज हो जाएगी। जो प्रोटीन सिंथेसिस चेंज हो जाएगी तो उससे कई बार फंक्शनल या नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स बनेंगे, तो वो क्या एक्ट करते हैं एज ए एंजाइम। तो एट लास्ट जो हमारा प्रोडक्ट होगा बनेगा, क्योंकि एंजाइम ने क्या करना होता है, रिएक्शन को रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करना होता है, तो हमारा ऑब्वियस प्रोडक्ट ही चेंज हो जाएगा विद ओनली अ सिंगल चेंज इन अ डीएनए। जब हमारा एक सिंगल डीएनए में ही चेंज आ जाता है तो अल्टीमेटली हमारी सारी की सारी प्रोसेस चेंज हो जाती है। हमारा आरएनए चेंज होता है, हमारे प्रोटीन चेंज हो जाते हैं। प्रोटीन जो एज ए एंजाइम एक्ट करते हैं वो हमारा जो आगे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलेंगे, वो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। तो जिसकी वजह से हमारे पास बहुत सारी चेंजेस आती हैं। तो वो चेंजेस क्या आती हैं, हमारे पास फिनोटाइप भी चेंज हो जाते हैं। फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस। जो चीज़ टॉल होनी थी वो हो जाएगी, ड्वार्फ हो जा सकती है हाइट। जैसे लेट्स सपोज कई बार पेरेंट्स के मदर फादर के ब्लैक हेयर्स हैं, तो उनके आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो गया कि उनके बीच में उनके क्रोमोसोम हेयर का जो ट्रेड था वो इसमें चेंजेस आ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारे पास ब्लैक हेयर बनने थे बच्चे के वो कौन से बन गए, उनके ऑफस्प्रिंग के ब्राउन। सो दिस टाइप ऑफ चेंजेस इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो म्यूटेशन क्या करती है हमारे पास, केवल डीएनए को चेंज, डीएनए चेंज मतलब जीनोटाइप ही नहीं चेंज करती, अल्टीमेटली फिनोटाइप भी हमारा ऑर्गेनिज्म का चेंज हो जाता है। क्लियर है। तो ये जो बेटा चेंजेस आती हैं ये डीएनए के बीच में, ये तो दो तरह से हो सकती हैं। ये हमारे पास डिलीशन भी हो सकती है और हमारे पास इंसर्शन भी हो सकती है। डिलीशन मतलब कोई भी डीएनए सीक्वेंस है ए बी सी डी, जैसे क्या रह गया ए बी डी रह गया, सी बीच में इंसर्ट हो डिलीट हो गया। गेन के बीच में क्या होता रहता है, ए बी सी डी है हमारे पास। लेट्स सपोज हमारे पास क्या हो गया, ए बी सी बीच में ई आ गया, फिर डी आ गया। ठीक है, हमारे पास कोई जीन कोई डीएनए सीक्वेंस इंसर्ट हो गया। सो दोनों की दोनों देखो, चाहे चीज़ का डिलीट होना चाहे ऐड होना, ये दोनों की दोनों क्या है हमारे पास ऑल्ट्रेशन। ठीक है, तो इस ऑल्ट्रेशन की वजह से क्या होता है हमारे पास, रिजल्ट इन एबनॉर्मलिटीज़ एंड एब्रेशंस। हमारे पास क्या होती हैं, एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग में, कोई भी ऑर्गेनिज्म में बोल लो। और एब्रेशन मतलब एब्रेशन वन एंड द सेम थिंग दैट इज़ चेंज। ठीक है, चीज़ का बिगड़ जाना। तो क्रोमोसोमल एब्रेशन आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल। तो क्रोमोसोमल एब्रेशन कहाँ पे हमें ज़्यादा मिलती है, कैंसर सेल। क्योंकि नॉर्मल सेल में ही डीएनए चेंज होता है, वो नॉर्मल सेल किस में चेंज होता है, कैंसरस सेल में। तो बेटा इसके इन एडिशन टू द अबव म्यूटेशन अराइजेज ड्यू टू द चेंज इन सिंगल बेस पेयर। बेटा जो हमारी म्यूटेशन है, जैसे सीक्वेंस है, सीक्वेंस में मैंने आपको अभी बोला ए जीन है, बी जीन है, सी डी जीन है, डी जीन है। आइदर उनके बीच में हमारा एक बेस, जैसे हमारे 4 बेस है ना, एडेनिन ग्वाइनिन साइटोसिन एंड थायमिन और यूरासिल इन द केस ऑफ आरएनए, उनमें से अगर हमारा एक बेस सीक्वेंस चेंज हो जाता है तो जो एक बेस सीक्वेंस की वजह से म्यूटेशन आएगी उसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। व्हाट वी कॉल इट, पॉइंट म्यूटेशन। तो एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन है सिक्कल सेल एनीमिया। लेटर ऑन वी विल डिस्कस ये किसकी एग्जाम्पल है, सिक्कल सेल एनीमिया की। देन डिलीशन ऑफ इंसर्शन ऑफ बेस पेयर कॉजेज। बेटा अगर डिलीशन और इंसर्शन एक सिंगल की ना हो के बेस पेयर्स, पेयर्स मतलब बहुत सारे,
एस लगा हुआ है ना, यहाँ पे हमारा सिंगल बेस पेयर, एक सिंगल हमारा क्या होना था, बेस सीक्वेंस डिलीट या इंसर्ट होना था, ठीक है। जब बहुत सारे बेस पेयर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या बोलते हैं हम उसको, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। सो जो म्यूटेशन है बेटा ये बहुत ही डिस्कशन का टॉपिक है, ठीक है। तो बेटा म्यूटेशंस नेचुरली तो होती हैं, हम आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस म्यूटेशंस। क्या बोलते हैं हम, इंड्यूस म्यूटेशंस। वो किसकी हेल्प से कर सकते हैं हम, केमिकल्स और फिजिकल फैक्टर की हेल्प से। तो जो म्यूटेशन कॉज करते हैं उन एजेंट्स को हम बोलते हैं म्यूटाजेंस। क्या बोलते हैं हम, म्यूटाजेंस। तो यूवी रेडिएशन कैन कॉज म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म, इट इज़ अ म्यूटाजन। तो यूवी रेडिएशन हमारे पास क्या है, एक टाइप ऑफ म्यूटाजन। क्लियर है बेटा। इन्हीं डिलीशन और इंसर्शन की वजह से विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल व्हेन देयर इज अ डिलीशन और इंसर्शन ऑफ अ बेस पेयर और नंबर ऑफ बेसेस, सो it will cause as I already discussed in the change in the genetic makeup of an organism। जेनेटिक मेकअप वो जो उसका चेंज हो जाएगा, जीन्स चेंज होएगी, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। क्या बोलते हैं हम उनको, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। सो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को बेटा आप अगर एनालिसिस करना चाहते हो हर किसी ट्रेड के लिए, लेट्स सपोज मैंने अभी आपको हेयर्स की ही बात की है, पेरेंट्स के बीच में हमारा ब्लैक कलर हेयर्स थे, मदर के भी ब्लैक थे, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग के क्या हो गए, ब्राउन हो गए। सो टू चेक कि इज़ इट अ हेरिडिटरी प्रॉब्लम, बेटा कुछ हमारी होती हैं हेरिडिटरी, जब इनहेरिड होते हैं, हेरिटेबिलिटी होती है फीचर्स की, जो फैमिली में जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलते हैं, उन करेक्टर्स को हम बोलते हैं हेरिटेबिलिटी ऑफ सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स। बेटा जो करेक्टर हमारे जनरेशन आफ्टर जनरेशन जाए वो क्या, वो कौन से होते हैं, हेरिटेबल करेक्टरिस्टिक्स। तो उनकी वजह से जो प्रॉब्लम आती हैं तो उसको स्टडी करने के लिए बेटा हम एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस पैटर्न का हम ट्रेड्स को चार्ट बनाते हैं, एक फैमिली का ट्री, तो वो चार्ट बोलो या ट्री बोलो, उसको हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। यू कैन लुक एट हेयर दिस वन, दिस इज द चार्ट शोइंग द ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। So this type of tree showing the inheritance of different characteristics generation after generation is known as pedigree analysis, is called pedigree analysis, is called pedigree analysis। clear है। so next we will discuss what are pedigree analysis। The traits in a several of a generation of a family is called pedigree analysis। In the pedigree analysis, the inheritance of particular trait is represented in a family tree over generation। ये तो हम एक फैमिली का ट्री बना लेते हैं, जिसमें हम बनाते हैं कि वो ट्रेड मदर फादर से नेक्स्ट जनरेशन में बच्चों में कैसे गया, उन बच्चों की अगर किसी नॉर्मल या इन्फेक्टेड पर्सन मेल या फीमेल के साथ मैरिज होती है तो उनके आगे प्रोजेनी में कैसे गया। तो ये जो हम एक ट्री की फॉर्म में एनालिसिस करते हैं कुछ हेरिटेबल करेक्टरिस्टिक्स की, हेरिटेबल करेक्टरिस्टिक्स को वो जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाए, सारे करेक्टर्स नहीं जाते, कुछ एक्वायर्ड भी होते हैं, कुछ अपने लाइफ टाइम में कई पेरेंट्स के बीच में उनको क्रोमोसोमल एब्रेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो जो हमारे जाते हैं उनको हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। जो जीन्स में चेंजेस आती हैं, दिस टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड जेनेटिक म्यूटेशंस और जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो अगर उनको और वो हेरिटेबल होते हैं, वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं, तो एक ह्यूमन जेनेटिक्स है हमारी, वो एक स्टडी, ह्यूमन जेनेटिक्स एक फील्ड है साइंस का, जो हमें इन एबनॉर्मेलिटीज़ और डिजीज़ के बारे में पढ़ने में, इन डिजीज़ और एबनॉर्मेलिटीज़ को पढ़ने में हेल्पफुल है, ठीक है।
तो इसके लिए बेटा हमने इसको एक सिंबल दिए गए हैं, तो कुछ इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं पेडिग्री एनालिसिस के बीच में जब हम ड्रॉ करना है चार्ट, तो वो कौन कौन से सिंबल्स हैं. यू कैन लुक एट दिस डायग्राम. दिस स्क्वेयर शेप बॉक्स इज फॉर रिप्रेजेंटिंग मेल, राउंड सर्कल showing representing female. If we draw a square in the slant form, this is showing sex unspecified. जो sex है वो unspecified है, whether it is not a male or female. ठीक है. If we draw square, circle and slant square with red in color, this means these male, female and sex unspecified are affected individuals. उनको कोई ना कोई disease है. If we are showing these symbols with grayish or a blue color, this means they are well. Otherwise or if there is red in color in between, so if they are showing red color, this means they are affected one, उनको कोई ना कोई disease है. In the next you can see if we are showing both male and female with a rod or in between them joining a line, both male and female symbol, this means there is a mating in between male and female. If two lines are joining male and female symbol, this means mating between relatives. कॉन्सेंजीनियस मीटिंग, दिस मीन्स रिलेटिव मतलब बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं, जैसे भाई बहन में मीटिंग हो. एंड इफ ए लाइन ज्वाइनिंग मेल एंड फीमेल एंड इज subdivided line joining one with male symbol and another with female symbol, this is showing कि parents above are the parents and the below children's. And in order to birth left to right मतलब इन दोनों की पेरेंट्स की मीटिंग से पहले फीमेल लड़की पैदा हुई फिर लड़का पैदा हुआ. Then next diagram, parents with male child affected with disease. Here we have a male and second female symbol, both are joining with line, this means they are showing mating. After mating they gave birth to a male, but male is in red color, this means मेल चाइल्ड इज इफेक्टेड विद डिजीज़. मेल चाइल्ड को क्या है, कोई ना कोई डिजीज़ है. सो अगेन स्लांट हमारे स्क्वेयर विद न्यूमेरिकल नंबर, हियर इट इज शोइंग 5, दिस मीन्स 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स. तो जो ऑफस्प्रिंग है वो जो बच्चे थे उनके 5 थे और पाँचों के 5 वो नॉर्मल थे, उनको कोई भी डिजीज़ नहीं थी. तो दी सिम्बल्स यूज्ड इन दी ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस. अगर हम ह्यूमन की पेडिग्री को एनालिसिस करना चाहते हैं किसी हेरिटेबल करेक्टरिस्टिक्स हो, तो हम इस चार्ट की हेल्प से, इन सिंबल की हेल्प से हम ट्री ड्रॉ करते हैं और हमें एनालिसिस करते हैं कि हमारा डिजीज़ जो है वो कहाँ से ट्रांसफ़र हुई है, कौन सी जनरेशन से वो डिजीज़ चली आ रही है. आइदर पेरेंट्स वर कैरियर और जस्ट दे वर ऑल्सो इफेक्टेड. हम देखना चाहते हैं कि पेरेंट्स के लिए कैरियर थे कि वो सिंपल और वो भी इफेक्टेड थे डिजीज़ की वजह से. सो दिस टाइप ऑफ सिंबल्स आर वेरी यूज्ड इन पेडिग्री एनालिसिस. सो इट इज़ द टाइप ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स विच प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग टूल to utilize to trace the inheritance of specific trade. हम किसी स्पेसिफिक ट्रेड को पढ़ने के लिए हम टील्स को यूज़ करते हैं. सो डीएनए के ऊपर यू नो वेरी वेल की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, तो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है विदाउट एनी चेंज और अल्टरेशन. बट इनके बीच में कई बार ओकेजनली क्या हो जाती है, कोई ना कोई चेंजेस आ जाती हैं. क्या आ जाती हैं चेंजेस, जिनको हम क्या बोलते हैं म्यूटेशन. और इन म्यूटेशन को की वजह से क्या होता है, कई बार ह्यूमन के बीच में नंबर ऑफ़ डिसऑर्डर्स एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं.
ठीक है, देखा ना, द नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन बींग्स हैव बीन फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद द इनहेरिटेंस ऑफ चेंज और अल्टर जीन और क्रोमोसोम। कहते जो ह्यूमंस के बीच में डिसऑर्डर्स हैं, एबनॉर्मलिटीज़ है, क्यों है? बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ चेंज्ड एंड अल्टर जीन। जब हमारे जीन क्या होते हैं, चेंज कर जाते हैं, म्यूटेट कर जाते हैं, उनकी वजह से ह्यूमंस के बीच में कहते हैं डिसऑर्डर्स। तो इसी डिसऑर्डर पे बेसिस पे हमने क्या दिया है, बोला है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। क्यों बेटा? कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिस पे जो क्या जिनकी ऑल्ट्रेशन किसकी वजह से है, एक सिंगल जीन की वजह से है, और वो किस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये जो उनका पैटर्न है इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस इन अ फैमिली बाय अ पेडिग्री एनालिसिस। तो कहते हैं जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं उनको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं? पेडिग्री की हेल्प से। क्या करोगे? फैमिली ट्री बना के। और कुछ हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि जो सिंगल जीन की ऑल्ट्रेशन से होते हैं, वो कौन कौन से हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर आर हीमोफीलिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फेनाइलक्यूटिनेरिया, थैलेसीमिया, एक्सेट्रा। ऑल दी मेंडेलियन डिसऑर्डर, दीज ऑर्डर आर बिकॉज ऑफ ऑल्ट्रेशन इन अ सिंगल जीन। और बेटा वो जीन का ट्रेड डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है। तो पेडिग्री एनालिसिस से हमें इजीली पता चल सकता है कि वो जो डिसऑर्डर था जिस भी ट्रेड का, वो ट्रेड डोमिनेंट था और जहाँ रिसेसिव था। ठीक है, और इवन ये भी पता चल जाता है कि वो ट्रेड किसके साथ, ऑटोजोम के साथ लिंक्ड था या सेक्स क्रोमोजोम के साथ लिंक्ड था। हीमोफीलिया जो हमारा डिसऑर्डर है वो किसके साथ लिंक्ड होता है? सेक्स क्रोमोजोम के ऊपर। इस वजह से इस ट्रांसमिशन को हम सेक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस भी बोल देते हैं। इसके केस में क्या होता है? फीमेल कैरियर होती है, ठीक है, बट उसके आगे नेक्स्ट प्रोजेनी को अपने जो कह रहे हो नाने से उसके बेटी के बेटे को आगे डिजीज़ होती है, जो बीच में नाने की बेटी होती है, मतलब लड़के की माँ। ठीक है, नाना नाने की बेटी, बेटी सिंपल। नाने को जो डिजीज़ होगी, जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगी, जो सेक्स क्रोमोजोम पे होगी बट रिसेसिव फॉर्म में होगी, वो क्या होगी? उसकी जो लड़की होगी नाना की, वो कैरियर होगी, बट उसका जो आगे बेटा होगा उसको वो डिजीज़ होगी। कब होगी? जब हमारा डिसऑर्डर किसके साथ लिंक्ड होगा? एक्स लिंक्ड रिसेसिव के साथ। जो हमारा चेंज इन ऑल्ट्रेशन आएगी वो किस में आएगी? हमारे जीन में। जीन किसके ऊपर प्रेजेंट होगा? हमारे सेक्स क्रोमोजोम के ऊपर। सेक्स क्रोमोजोम के ऊपर पड़े होने की वजह से क्या होगा? तो वो रिसेसिव फॉर्म में होगा। वो मेल से किस में जाएगा? अपनी बेटी में। बेटी उसकी कैरियर होगी। नेक्स्ट उस बेटी की जब एक नॉर्मल मेल के साथ मैरिज होगी तो उसके बीच में उनका जो बेटा होगा वो क्या होगा? वो डिज़ीज़ को कैरी करेगा, उनके बीच में डिज़ीज़ के होने के चांसेस होंगे। तो दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस, और इसको हम सेक्स लिंक इनहेरिटेंस भी बोल देते हैं। तो बेटा ये डिज़ाइन है हमारे पास पेडिग्री। बेटा ये एक डोमिनेंट ट्रेड के लिए, एक रिसेसिव ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेड। ऑटोजोमल मतलब मैं पहले भी आपको बताया, ऑटोजोम्स कौन से होते हैं? जो क्रोमोजोम मेल फीमेल में सेम हो, ठीक है, और जो डिफरेंट हो उनको हम सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं, क्योंकि वो सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो बेटा इसमें जो ऑटोजोम था एक क्रोमोजोमल, वो डोमिनेंट ट्रेड था। डोमिनेंट मतलब मेल। यहाँ पे हमारे पास कौन सी है? फीमेल है, मेल फीमेल अफेक्टेड है, मेल हमारे पास नॉर्मल है। रेड इन कलर है ना, तो हमारे पास फीमेल क्या है? अफेक्टेड। हम अगर ऊपर देखें तो लुक एट दिस, ठीक है, नॉर्मल मेल हमारे पास है, तो फीमेल रेड इन कलर है, तो दिस मीन्स फीमेल हमारे पास अफेक्टेड है, मेल नॉर्मल है। इनके आगे बेटा कितने हुए? पहले बेटी हुई, फिर बेटा हुआ, फिर बेटा हुआ, फिर बेटी हुई। ये चार चिल्ड्रन इन दोनों के हैं।
उसमें से क्या हुआ, मदर के इफ़ेक्ट होने से डोमिनेंट था, डोमिनेंट की वजह से वो एक्सप्रेस कर गया एक उनके बेटे में 50, ठीक है, और एक उनकी बेटी में। अगर इनकी बेटे जो नॉर्मल था उसकी नॉर्मल लड़की के साथ शादी होती है तो उनके दो बेटियां एक बेटा था, तीनों ही नॉर्मल होंगे। बट अगर उनकी जो अफेक्टेड गर्ल चाइल्ड थी उसकी शादी नॉर्मल मेल से हुई तो क्या होगा, उसकी जो बेटी होगी वो अफेक्टेड होगी डिजीज़ के, बट जो उनके बेटे होंगे वो अनअफेक्टेड होंगे। ठीक है, देन ऐसे ही हमारे पास ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेड हैं। ऑटोजोमल रिसेसिव मीन्स कि हमारे पास जो ऑटोजोम है उनमें रिसेसिव ट्रेड है। इसमें नॉर्मल मेल की नॉर्मल फीमेल के साथ मैरिज हुई, उनकी आगे दो बेटे और तीन बेटे, एक दो तीन बेटे और दो बेटियां हुई। उनकी आगे नॉर्मल जो बेटी थी उसकी नॉर्मल मेल के साथ मैरिज हुई, बट उनका आगे जो जो गर्ल चाइल्ड थी वो तो नॉर्मल थी, बट उनका जो सन था वो क्या था, अफेक्टेड था। दिस विल शो कि जो ये यहाँ पे फीमेल थी ये अफेक्टेड जीन की कैरियर थी, इसके बीच में जीन अफेक्टेड था जो जाके मेल में एक्सप्रेस हो गया और उसको डिजीज़ होगी। सो ये हमारी क्या थी पेडिग्री, किसके लिए, ये डोमिनेंट ऑटोजोम के लिए, और ये हमारे पास रिसेसिव ऑटोजोम ट्रेड के लिए। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। अगर आप किसी को कोई डाउट होगा कोई होगा तो आप मेरे से पूछ लेना। जो हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। ओके, गुड बाय।